Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj publishing the largest range chapter-wise reference books including many solved sample question paper for the various Igno courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code that is MEG07, Indian English Literature, assignment 202425 based on block 1 to 8. Now, in this, we need to attempt all the questions and all the questions carry equal marks. Question number 1, write a short notes. A, basic elements of a short story. So basically जो स्टोरी होती है वो फ्री है किसी भी रूल्स और प्रिंसिपल से, येट कैन बी लेड डाउन विद सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स फॉर स्टोरी राइटिंग कि वो सेंस क्रिएट करे फॉर रिलेशन टू लाइफ से और इसी रिलेशन टू लाइफ से स्टोरी स्टैब्लिश भी होती है. अ यूनिटी ऑफ इफेक्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शॉर्ट स्टोरी में. देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट सेंस ऑफ होलनेस एंड यूनिटी. स्टोरी में एक एब्सोल्यूट सेंस होना चाहिए होलनेस एंड यूनिटी का. हमें माइंड में एक और चीज कीप करनी है जो कि जनरल प्रिंसिपल्स है एंड बाय नो मीन्स एब्सोल्यूट. देयर आर ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज विच अंडरलाइन दिस प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. ऐसे बहुत सारी ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज है जो कि इस प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करके बनती है. मॉडर्न स्टोरीज के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो बेसिकली वो स्ट्रेस ऑन डिपिक्टिंग साइकोलॉजिकल रियलिटी rather than physical. The writers of the story do not bother about photographic realism. ये photographic realism को bother नहीं करती. शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली डिफरेंट होती है नॉवल से बहुत सारे डिफरेंट वेज, वेरियस डिफरेंट वेज के कारण. एक जो हम डिफरेंस देखा गया है शॉर्ट स्टोरीज और दूसरे नॉवेल्स में वो देखा गया है कि जो वन कैन रीड व्हाइल अ नॉवल इज यूजुअली रीड इन मोर देन वन सिटिंग. एक सिटिंग में हम शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ सकते हैं, रदर देन नॉवल को हमें एक से ज्यादा सिटिंग में हमें पढ़ना पड़ता है. ये पॉसिबल है कि हम स्किप कर सकते हैं बहुत सारे सेक्शंस ऑफ नॉवल को, स्टिल गेट द एंटायर स्टोरीज. लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड शॉर्ट स्टोरी ये इंपॉर्टेंट है कि हमें रीड करना है पूरे एंटायर स्टोरी को विदाउट स्किपिंग अ सिंगल वर्ड. वन कैन नॉट इमेजिन अ स्टोरी विदाउट अ प्लॉट. बिना प्लॉट की स्टोरी हम इमेजिन नहीं करते. बेसिकली प्लॉट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट है जो कि स्टोरी को क्रिएट करता है या फिर मेक करता है. नाउ अब हम आ जाते हैं कैरेक्टराइजेशन में. सो बेसिकली जैसे कि देखा गया कि प्लॉट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो कैरेक्टराइजेशन भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टोरी है जो कि एक अनइमेजिनेबल है. मेन कैरेक्टर को हम बोलते हैं प्रोटोगनिस्ट. देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट दी कैरेक्टर. बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं कैरेक्टर प्रेजेंट करने के, बट कुछ स्टोरीज ऐसी रहती है जैसे कि डिटेक्टिव स्टोरी जहां पे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते क्योंकि मेन फोकस जो रहता है वो लाई करता है ऑन द इवेंट्स एंड द सिचुएशन. Now let's come to the atmosphere. So basically ये एक closer connection है to the setting because setting often determines the atmosphere. Atmosphere basically mood और tone को create करता है स्टोरी में. Physical surroundings जैसे कि होते हैं कैरेक्टर और उसके मूड को डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं. Atmosphere is usually established at the beginning of the story. शुरुआत की स्टोरी पे इसको स्टैब्लिश किया रहता है जैसे कि इसके कैरेक्टर को, उसके क्लोथिंग को, उसके फर्नीचर को, नेचर सराउंडिंग, लाइट, डार्कनेस, शेडो एंड वेदर में. Now let's see the narrative technique. So basically while talking about the art of storytelling that is R.L. Stevenson उन्होंने 3 ways में इसको डिस्क्राइब किया. The author प्लॉट को डिसाइड कर सकता है, फिर कैरेक्टर को पिक कर सकता है अपने स्टोरी में फिट करने के लिए, या वो कैरेक्टर को क्रिएट भी कर सकता है फिर डिसाइड करता है ऑन द इवेंट्स एंड सिचुएशन टू क्रिएट अ प्लॉट. यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेज ये एक ऐसा वर्ड या फेस है जो कि डिपार्ट्स करता है अपने एवरीडे लिटरेचर लैंग्वेज में फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, एम्फासिस, क्लैरिटी एंड और फ्रेशनेस के कारण. मेटाफोर एंड स्मिली आर द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे 2 यूज होते हैं, दैट इज मेटाफोर एंड स्मिली. और फिगरेटिव लैंग्वेज एनहांस करता है फिक्शन को. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ व्यू. सो बेसिकली यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे टाइम ऐसा देखा गया है जब इवेंट एंड इंसिडेंट इन अ स्टोरी में अपीयर लाइक अ लाइफ लाइक एंड हिस्टोरिकल. ये हिस्टोरिकल से भी रिलेट करती है, लाइफ लाइक से भी रिलेट करती है. लेकिन हमें एक माइंड में एक चीज रखना चाहिए दैट द वर्ल्ड विच इज अ राइटर, जो कि राइटर एक वर्ल्ड जैसा वो क्रिएट कर रहा है अपने स्टोरी में, वो स्ट्रांगली मार्क्ड है उसके राइटर की फीलिंग्स के कारण. और दे ऑल्सो हेल्प अस टू गेन अ पॉसिबल, वो हमें एक चीज की हेल्प करती है टू गेन अ पॉसिबल दैट इज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अ थिंग. Now, B part is that is narrative techniques employed by Mulak Raj Anand in his novel Untouchable. In the 20th century, इंडियन नॉवल में हमने देखा गया कि जो वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न नॉवल्स के कारण. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस जो इंडियन नॉवल्स है उन्होंने हैज गॉन थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है जैसे कि हम फिक्शंस ऑफ मुल्क राज आनंद में देखते हैं जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, जैसे कि अनटचेबल और कथनपुरा एक एग्जांपल है. लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस डू नॉट मेंशन दैट हिज नॉवल इज इंफीरियर और लेस इंडियन इन सम वे. उनके थीम और उनके कंटेंट के नॉवल के कारण उनकी रिचनेस बढ़ाती है, नैरेटिव की रिचनेस बढ़ाती है जो कि उनके नॉवल को एक मच मोर इंडियन का लुक देती है. उस टाइम में वो अब बहुत कंसर्न थे अपने मेथड ऑफ राइटिंग में अपने नॉवल में. जब उन्होंने जॉयस नॉवल रीड किया ही फेल्ट अर्ज टू रीराइट हिज लूज नैरेटिव इनटू अ सेल्फ कॉन्शियस नैरेटिव में. वन सच कैरेक्टर वाज बखा एंड अनंत वांट टू टर्न बखा स्टोरी इनटू अ नैरेटिव. वो अनंत चाहते थे कि जो बखा स्टोरी वो एज अ नैरेटिव में कन्वर्ट हो, और अनंत ने ये ऐसा डिसीजन क्रिएट किया जो कि एटमॉस्फेयर ऑफ एवरीडे रियलिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन विलेज जो कि डिफरेंट थी फ्रॉम द जॉयस लोअर मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर से. नाउ ही क्रिएटेड अ पोर्शन ऑफ हिज नॉवल जिसमें बखा है जो कि ट्राइज टू लीव. बखा अपनी एक लाइफ को टॉमिस की लाइफ में जीना चाहता था उनके लाइफ स्टाइल में. अनंत वेरी इफेक्टिवली क्रिएट किया उन्होंने बखा को एज एन अनटचेबल के नॉवल से. द रीजन इसके पीछे था उनके खुद एक्सपीरियंस का. उसका रीजन था हिज फैमिली एसोसिएशन विद इस्माइली आगा खान.
थ्रू आउट द नॉवल अनन ने ये अपनी ऑब्जेक्टिविटी और डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा और अलाउ किया, ट्रांसफॉर्म किया अपने पैशन को इनटू कम पैशन में। उन्होंने बेसिकली इफेक्टिवनेस अपने राइटिंग में क्रिएट की अपने टेक्निकल स्किल्स के कारण एज अ राइटर। बट इन बखा ही हैज नॉट क्रिएट अ ट्रेजिक हीरो बट अ ट्रेजी कॉमिक हीरो। ट्रेजिक हीरो की जगह उन्होंने ट्रेजिक कॉमिक हीरो क्रिएट कर दिया। अनटचेबल इज अ नॉवल विच यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस टेक्निक। एज ई बखा के रिव्यूअर्स में एंड में हम देखते हैं कि उन्होंने अलाउ नहीं किया कुछ भी प्लेस को और ऑफरिंग बिफोर द सेंट। आनंद गिव्स हिम विद इन द एम्बिट ऑफ हिज ओन हेल। द नॉवेलिस्ट चूजेस वेरियस इमेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम। उन्होंने बहुत सारी इमेजेस चूज की। कैरेक्टराइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल एक्सपेक्ट प्ले करता है नॉवल राइटिंग में। कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ अनन अनटचेबल would be following. First one is what kind of character are there in the novel? कौन सा कैरेक्टर है उनके नॉवल में? क्या वो इंडिविजुअल फ्लैश है, ब्लड है, या वो मर टाइप्स है? क्या वो कैरेक्टर्स ऑफ नॉवल जो है वो पार्ट है उनके फ्लैट्स मार्केट से? क्या वो जो प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल है वो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में? क्या वो सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल है? सो बेसिकली अगर हम इस सब क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है टू द एक्सटेंट विच डिटरमाइन हाउ फार द नॉवेलिस्ट हैज बीन सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट ऑफ क्रिएटिंग रियल एंड लाइवली कैरेक्टर। अनटचेबल बेसिकली इट हैपेंस टू बी बखा, बट एज अ कैरेक्टर हम बखा के कैरेक्टर में देखेंगे तो बखा एक बेसिकली मोर कॉम्प्लेक्स है देन अ मूनो। इन बखा आनंद ने डज नॉट क्रिएट अ पैसिव और स्टैटिक कैरेक्टर, बट उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसा क्रिएट किया जो कि अवेयर था अपने सराउंडिंग्स में और सब्जेक्ट ऑफ हिज सराउंडिंग्स में, जो कि वो रिएक्ट करता था, विच मे यू रिएक्ट अ थिंग। मिस्टर आनंद ने एक और चीज हाईलाइट की अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में, विच इज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन द फुलफिलिटी ऑफ बखा's रिवॉल्ट। Even his physique is distinctive. We can recognize his bold, intelligent face and graceful and heavy buttocks, as does his nasty jaws, or steps out in the boots in hopes of pleasant walk through the city with a proper chief sweets in his hand. Now, let's come to the C1, that is concept of myths and symbolisms as integral parts of Raja Roy's fictional art in the Kathanpura. वन ऑफ ऑल द इंडियन राइटर, बेसिकली उन्होंने फोकस किया अपने इंग्लिश में, इट इज दैट इज राजा रॉय, जिन्होंने वर्क किया दोनों में, जो कि है कंटेंट एंड फॉर्म, दोनों में उन्होंने वर्क किया। पर एज मोस्ट द इंडियन थ्रू आउट ही वाज नॉट हेजिटेट टू ड्रॉ फ्रीली अपॉन द वेस्ट। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किए वेस्ट के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। अनदर रीजन इज द चॉइस ऑफ ऑथर टू यूज बोथ मिथ्स एंड सिंबोलिज्म। क्यों उन्होंने मिथ्स एंड सिंबोलिज्म को यूज किया? क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते थे नैरेटिव को। राजा राव एक कंप्लीटली अवेयर थे अपने फैक्ट सेट की वो नेटिव ट्रेडिशन जो कि लाई कर रहा है रूट्स में ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ही रोट द नॉवल विद द इंटेंशन ऑफ इंटीग्रेटिंग द ट्रेडिशन ऑफ इट्स इंडियन पास्ट को लेके, जो कि इंक्लूड है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी रियलिटी ऑफ द टाइम में। राजा राव ने एक और चीज एंगेज किया इन अ डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ मिथ मेकिंग इन द नॉवल। अपार्ट फ्रॉम दी मिथ मेकर इन द नॉवल ऑफ राजा राव, ऑल्सो उन्होंने एक और चीज यूज की जो कि थी सिंबोलिज्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द नॉवल। मेंशन नहीं किया लेकिन सजेस्ट किया कि दैट इंग्लैंड सिंबोलिज्म द किंगडम ऑफ रावणा, जहां पे वॉयलेंस को भी सिंबोलाइज किया गया एज द रेड कलर ऑफ ब्रिटिश में। नाउ लेट्स सी टू द D1, दैट इज द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ क्लियर लाइट ऑफ अ डे। There would not be an argument on the proposition that the development of Indian English fiction and the growth of Indian independence struggle are interconnected. Basically ये दूसरे से interconnected थे। There बहुत सारे ऐसे Indian English novels हैं which have the Indian independence as a theme. उनके थीम जो है वो Indian independence के ऊपर है। Some of the examples of the Rajas Raw कथनपुरा देखा जाएगा, कथनपुरा में भी उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया गया है और नाइटिंगेल में भी ये चीज का डिस्कशन हुआ गया है। Now, just like India after the partition was looking for a new direction to proceed in and a new identity. Now, discuss the Midnight Children as post-colonial novel. तो यहाँ पे बेसिकली जो सलमान रशदाइस पोजीशन है एज अ पोस्ट कॉलोनियल राइटर, ये चीज देखी गई है कि वो प्रॉब्लमेटिक वन है। ये दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज एमिग्रेंट हु राइट्स इन इंग्लिश, वो हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं और विच मेक्स हिम एन आउटसाइडर, उनको एज अ आउटसाइडर दिखाया जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते हैं व्हेन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। As a result, we can see here it is post-colonial theory जो कि represent करती है to the dominant master discourses को of the imperial Europe in the history, philosophy and the including decision about migration, operation, resistance, difference, race, gender and place को। लेकिन ये जो स्टडीज है वो एक सीख करती है आइडेंटिफाई को, वैल्यू को, एम्पावर को बेसिकली। Now, the question of colonial study and the post-colonial theory are not exclusive to their subject, but are essential for any subject which is concerned with the recovering the history's perspective of the people. Now, let's come to the question number 3, that is, do you agree with the view that the Atania character speaks the same of the homogenized convent English? Discuss the Chinese use of English in Tara. As it would not be justified जब हम देखेंगे कि to say that the Datanese characters speak the same homogenized convent English. जो इंग्लिश वो बोलते थे वो डिफरेंट कैरेक्टर की थी, जो कि बताती है टेल अस अबाउट अ लॉट अबाउट देम एंड देयर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि हम तारा के प्ले में देख सकते हैं कि उन्होंने जो इंग्लिश स्पोक किया है वहां पे बाय द पीपल इन द मिडिल क्लास इंडियन विच इज नॉट रिटन इन दी, वो बुक में लिखी गई नहीं है। इन ऑर्डर टू गिव अ स्पोकन टेक्सचर उन्होंने एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट को
उन्होंने स्पीक किया है, लिखा है। Therefore, they are also allowed to use some words and allusion which are Indian in a sense. But this doesn't mean that they are the freedom to use any kind of English. अगर कोई भी English स्पोक की जा रही है by the character which is belong to the middle class of the society, बेसिकली वो एक वर्जन है इंडियन मिडिल क्लास इंग्लिश की, जो कि सजेस्ट करती है लोअर स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर को। नाउ जो लैंग्वेज हमने देखी है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट डटिंग्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन इट्स प्ले। उन्होंने इस लैंग्वेज को अपने प्ले में यूज किया है। उन्होंने ही डजंट यूज एज अ लैंग्वेज विच इज रिटन बट इट इज स्पोकन। देयरफॉर ही यूज्ड अटैक क्वेश्चंस सच एज डोंट वी, ही वुड मेक हिज कैरेक्टर यूज इजंट इट। उन्होंने एक अटैक क्वेश्चन क्रिएट किया डोंट वी करके, बल्कि अपने कैरेक्टर को इजंट इट करके कोई कैरेक्टर को यूज कर सकते थे। जो उन्होंने इंग्लिश स्पोक की है कैरेक्टर में बाय द कैरेक्टर ऑफ द प्ले में, ये क्लियर दिखाता है कि जो प्ले है वो एक लाइफ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। Now they are also allowed to use some words which is allusion and expression which are Indian in a sense, but ये एक freedom उनको नहीं देता to use any kind of English. Now, as we can see, the division from the accepted version of Indian middle class English would create a comic effect, point to the lower status of the character. Now let's come to the next question. So the next question is basically at question number 4, attempt a critical analysis of the poem Bride of Fire by Sri Aurobindo commenting on the issue in Sri Aurobindo's poetry. तो जो पोएम जो श्री औरबिंदो ने लिखी गई है वो एक इजी कॉम्प्रिहेंस नहीं है, particularly critically they are quite complex and can lead a people to form a extreme opinion. ये बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी गई है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अलग अलग ओपिनियन क्रिएट होती है। So let us look at his 4 poems which are certainly gives us some perspective towards his work. So पहली पोएम है अ ट्री। सो बेसिकली जो अ ट्री है, दिस वन इज ऑफ औरोबिंदोस अर्लीस्ट एंड सिंपल पोएम। जो ये सबसे पहले और सबसे सिंपल पोएम इनकी यही है, लेकिन ये कंटेन करती है बहुत सारी फिलोसफी को। ये एक स्मॉल पोएम है जिसमें 2 स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा जो है बेसिकली एक क्वार्टरिन है और जो सेकंड है वो एक कपलेट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन दैट इज लाइफ एंड डेथ। तो ये पोएम है, ये भी एक शॉर्ट पोएम है और सिमिलर स्ट्रक्चर है एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि 2 स्टैंजा है इसमें। लेकिन जो इसकी रिदम स्कीम है इस पोएम को फॉलोज करती है जो कि सिमिलर है ट्री के रिदम स्कीम में, जो कि है ABABCC। इस पोएम में बेसिकली पोएट ट्राइज करते हैं अपोजिट आइडियाज ऑफ लाइफ एंड डेथ को। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड वन दैट इज ब्राइड ऑफ फायर। सो ब्राइड ऑफ फायर एक शॉर्ट पोएम है बट लेकिन स्लाइटली लॉन्गर है वो दोनों एज कंपैरिजन टू 2 पोएम्स दैट वी हैव लुक्ड इन दी पास्ट वन। द पोएम्स हैज 4 कॉन्टर्न्स एंड फॉलोज द रिदम स्कीम दैट इज, उनके रिदम स्कीम है ABAB। ये जो पोएम के रिदम स्कीम्स है वो समथिंग व्हिच इज एक्चुअली स्टैंड्स आउट एंड प्रोवाइड्स द रियल पावर टू द पोएम। इस पोएम में पोएट ने एड्रेस किया है ब्राइड ऑफ फायर को, जो कि एक इंटरेस्टिंग नोट है एवरी स्टैंजा में पोएम के बिगिंस में विद द रिक्वेस्ट टू द ब्राइड। ये जो पोएट है बेसिकली एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा है ब्राइड को to all this to him. ये poet shows करती है that he has then to expect the granting of wishes in the 3rd and 4th line of every stanza. Now the bride of fire is not some physical being for she is bride made of fire, but ये एक danger of death है जो कि आती है उसके embrace के through. लेकिन उसकी जो death है वो followed करती है by the entry into the higher life. Now let's come to the last one that is the golden light. So basically Sri Aurobindo उन्होंने एक यूनिक सीरीज ऑफ सोनेट ड्यूरिंग हिज पोएटिक कैरियर में लिखा है दैट इज गोल्डन ऑफ लाइट। तो ये जो है ये सजेस्ट करती है एक स्पिरिचुअल मूड को और एक्सपीरियंस को कंटेन करती है 3 क्वाड्रेंट्स व्हिच इज फॉलोड बाय अ कपलेट। तो द मूवमेंट ऑफ पोएम सजेस्ट एज अ डिसेंट फ्रॉम द क्राउन ऑफ द ब्रेन और 7 चक्रा को, जो कि है एक लोअर सिस्टम में। थ्रू आउट द प्रोसेस एक डिसेंट प्यूरिफाइज सिस्टम में एंटर करती है। तो बेसिकली श्री औरोबिंदो ने 4 प्लान्स को रिप्रेजेंट किया है। पहला कॉन्सिक्वेंस व्हिच आर मेंटल, फिजिक, वाइटल एंड द फिजिकल। Now let's come to the 5th one that is the comment on the woman in Kathanpura. Throughout the central figure and the novelist Mothi, there are some strong woman characters in the novel जो कि इक्वल रोल प्ले करती है अपने नॉवल में। लेकिन जैसे कि हम वुमेन कैरेक्टर को जब हम देखेंगे उनके नॉवल में तो वो एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक माइंड में कीप करने के लिए कि दैट वी सी इन द नॉवल एवरी कैरेक्टर कम अक्रॉस इन द नॉवल इज थ्रू आउट द माइंड ऑफ द नरेटर। In the religion gathering, prayer meetings and also in political events that happen in the novel, women character take a prominent part. वो भी एक important role play करती है और वो भी एक्टिविटीज में जो कि outside the home है। Now, the women of the village gather every morning. एक साथ वो गैदर करती है रोज सुबह। उनकी एक रेगुलर मीटिंग होती है जो कि रिवर बैंक के साइड में उनकी रोज सुबह मीटिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम their usual everyday activities like parking and washing, also talk about happening in the village. Obvious सी बात है वुमेन्स है तो वो हमेशा बात करती है क्या क्या दूसरे विलेजेस में अपने विलेजेस में चीजें हो रही है। When Kama is one woman character who has not been portrayed in a positive light, वो एक पॉजिटिव लाइट उस पर नहीं दी गई है क्योंकि उसकी जो टंग है वो मीठी नहीं है और वो अपनी हार्ट की इतनी बुरी नहीं है as bad she appears to be। लेकिन we are told that if one day she fights with Mothri's mother, the next day she befriends her. Another among the other woman character that is Rangama and Ratna, जो दोनों हैं वो एक ऐसा पोर्ट्रेट प्ले किया गया इसमें एज अ पॉजिटिव एंड अ नोबल लाइट में। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में और इक्वल रोल प्ले करते हैं अमॉन्ग द मोथरी एंड रंगा
and the range in the fighting against the British rule. During that time, the formation of Congress community in the village, मोठी जो थी वो एक fourth proposal थी that there would be a woman in the committee for the week. और जो नेम था दैट इज रनगमा, वो एक पॉपुलर डिमांड कर रही थी रिलेक्टेंस टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक करने में, जहां पे देखा गया मोठी जो थी वो अरेस्ट हो गई थी बाय दी पुलिस एंड जो रनगमा थी वो अपनी पोजीशन को फुलफिल कर रही थी। ये भी देखा गया शी आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द विलेज पीपल टू नो द पॉलिटिक्स हैपनिंग बाय द अरेंजिंग द न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर का नाम था सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स। There are few more characters of the importance in the novel apart from the Mothi and the woman character. वो कैरेक्टर था रेंज गोदा भट्टा बड़े खान। रेंज गोदा बेसिकली सुधरा, जो कि उसके पास 9 prosperous big house था in the village में। Towards the end of the novel is the one who brings the news about the final transformation of Kathanpura. He says कि I drank 3 handfuls of water and I turned away. But to tell you the truth, mother, my heart it beat like a drum. बत्था जो था basically wealthy था, who is well versed in the Hindu religion law में। In spite of the fact वो wealthy भी था, possess करता था वेस्ट लैंड्स को, which is not a kind and towards the other people, because क्योंकि वो cunning था, cunning ब्राह्मण था, who would not hesitate to acquire someone else's land if the people faced to pay his debit. वो एक ऑर्थोडॉक्स था। Another important male character प्ले किया गया है नॉवल में, that is बड़े खान, who is a narrative of evil. ये वो एक स्टीरियोटाइप पुलिस ऑफिसर था जो कि वर्क करता था अंडर दी ब्रिटिश, जो कि एक इनकेपेबल ऑफ बीइंग ह्यूमन था, पोजेसिंग ह्यूमन क्वालिटीज, विच इज ही इज क्रूअल और हार्टलेस भी था। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, दैट इज ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट कीजिए www.neerajbooks.com टुडे। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback. Which assignment do you want to see next? Thank you for watching.